नमस्कार, आप देख रहे हैं परवादेश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज अतीक के गुनाहों की लाल किताब खुलने वाली है। वो लाल किताब जिसमें अतीक की सफेद और गुलाबी पर्चियों वाली करतूत दर्ज है। अतीक के गुनाहों का सबूत दर्ज है। इसीलिए अब देखिए 50 पन्नों का राज, अतीक की लाल किताब। अतीक अहमद का एक ऑडियो खूब वायरल हो रहा है। ऑडियो साबरमती जेल का है, जिसमें अतीक अहमद एक प्रॉपर्टी डीलर को धमकाता सुनाई दे रहा है। ऑडियो में अतीक प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर जैद को खूब धमका रहा था। हाँ, तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीटने की। हम खुद समझ रहे थे। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी, तो क्या सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाएंगे हम, मतलब तुम नहीं सुन लो। अतीक अहमद ने प्रयागराज की किसी जमीन के लिए प्रॉपर्टी डीलर जैद को धमकाया था। जब ऑडियो सामने आया था तब तत्कालीन एसएसपी ने इसकी सूचना गुजरात जेल को भी भेजी थी और अतीक को फोन पर बात करने से रोकने के लिए कहा था। नहीं, ये बताओ, हम आबिद फरहान से तो नहीं कहा रहा, तुमसे कहा रहा था कि मत लिखाना। नहीं, आपने तो हमसे नहीं कहा था भाई। अरे हमने नीलू से 4 मरतबा 10 मरतबा कहलाया तुमको। नीलू ने जब कहा था, जब रजिस्ट्री हो गई थी तब उसके बाद कहा था। रजिस्ट्री गलत बात कह रहे हो। अतीक अपने गुनाह के साम्राज्य को जेल से चला रहा था। ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि उमेश पाल हत्याकांड के लिए अतीक जेल में रहकर गैंग के लिए रकम जुटा रहा था। इसके लिए उसने कई बिल्डर्स को पैसे के लिए धमकाया था। इससे जुड़ा एक चैट सामने आया है। चैट में मोहम्मद मुस्लिम नाम के शख्स ने कबूला है कि उसने अतीक की पत्नी शाइस्ता को 80 लाख रुपए दिए, जिसे खुद अतीक का बेटा लेने पहुंचा था। मोहम्मद मुस्लिम से पैसे लेने के लिए अतीक अहमद ने भी व्हाट्सएप के जरिए धमकी दी थी और जल्दी पैसा पहुंचाने की बात की थी। हालांकि मोहम्मद मुस्लिम ने दावा किया था कि 80 लाख की रकम उसने शाइस्ता परवीन को मेयर का चुनाव लड़ने के लिए दी थी। हालांकि पुलिस को आशंका है कि मोहम्मद मुस्लिम से मिले 80 लाख रुपयों का इस्तेमाल उमेश पाल की हत्या के लिए हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस मोहम्मद मुस्लिम की गिरफ्तारी की तैयारी में है। अतीक और मोहम्मद मुस्लिम की चैट से यह भी खुलासा हुआ है कि अतीक के कहने पर असद ने रकम वसूलने के लिए मोहम्मद मुस्लिम को फोन भी किया था। अतीक जेल में था, लेकिन रंगदारी के नेटवर्क को वहीं से ऑपरेट कर रहा था। अतीक के इशारे पर उसके गुर्गे पैसे वसूलते थे और जो आनाकानी करता था उसे अतीक जेल से ही धमकाता था। कई बिल्डरों से वसूली के कई सबूत सामने आए हैं। इसी साल 7 जनवरी को व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जिसमें अतीक जेल से निकलने के बाद एक बिल्डर को देख लेने की धमकी दे रहा है। व्हाट्सएप चैट में अतीक ने लिखा था, मुस्लिम साहब, इलाहाबाद में बहुतों ने हमसे फायदा उठाया है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारे घर ने उठाया। आज लोग हमारे खिलाफ FIR लिखा रहे हैं और पुलिस की शह में काम कर रहे हैं। पुलिस ने शह देना बंद कर दिया तो आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, जल्दी सारे हालात बदल रहे हैं। कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो मुस्लिम साहब, मेरा लड़का ना डॉक्टर बनेगा ना वकील बनेगा, सिर्फ हिसाब होना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिसाब शुरू कर दूंगा। अतीक की क्राइम कुंडली से कई खुलासे लगातार हो रहे हैं। अतीक बहुत बड़े लाव लश्कर के साथ चलता था, चुनाव जीतने के लिए जमकर पैसा बहाता था और ये पैसा गुंडा टैक्स के जरिए कारोबारियों से वसूलता था। अतीक ने गुंडा टैक्स वसूलने के लिए पर्ची सिस्टम बनाया हुआ था। वसूली के लिए पर्ची बंटती थी। 2 तरह की पर्ची बांटी जाती थी। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से 5 लाख रुपए तक होता था। सफेद पर्ची का रेट 5 लाख से ज्यादा होता था। अतीक अहमद के नाम पर बकायदा अकाउंट था और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में रकम जमा की जाती थी। अतीक खौफ के धंधे को एक पूरे सिस्टम की तरह चलाता था। वसूली का पूरा हिसाब किताब रखा जाता था। पर्ची सिस्टम इसलिए बनाया गया था जिससे कारोबारी मुकर ना सके। पर्ची पर जो बिजनेसमैन पैसा नहीं देता था, अतीक उसी पर्ची को देखकर उस कारोबारी को अपने दरबार में बुलाकर धमकाता था। इसके अलावा जो कारोबारी रकम देते थे वो खुद अतीक के अकाउंट में पैसा जमा कराते थे, यानी काले कारोबार का पैसा सीधा अकाउंट में जाता था। अकाउंट अतीक अहमद के नाम था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अतीक ने अकाउंट खुलवाया था। अतीक की काली कमाई का अकाउंट नंबर भी सामने आ चुका है। हिस्ट्री शीटर अतीक जेल में बंद था, लेकिन बाहर की दुनिया की हर खबर उसे मिलती रहती थी। यहाँ तक कि उसके खिलाफ कौन साजिश रच रहा है, इसकी जानकारी के लिए वो अपने गुर्गों के संपर्क में रहता था। 15 अप्रैल को अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ से किसी गद्दार का जिक्र किया था, जिसमें किसी अपने पर शक जताया था। 15 अप्रैल को धूमनगंज थाने के पुलिस वालों ने इस बातचीत को सुना था। इस दौरान अतीक ने असद और गुलाम के एनकाउंटर पर बात की थी। दोनों मुखबिरी करने वाले के नाम पर भी चर्चा कर रहे थे।
कॉलवन से चकिया की ओर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अतीक ने अपने दफ्तर में टॉर्चर रूम बनवा रखा था। जो लोग अतीक को रंगदारी या अपनी जमीन देने में आनाकानी करते थे, यहाँ उन पर कहर टूटता था। इसी टॉर्चर रूम में अतीक लोगों को बंधक बनाकर रखता था। उमेश पाल को जब किडनैप किया था तो यहीं पर रखा गया था। इसी दफ्तर की बालकनी से निकलकर अतीक बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह लोगों का सलाम कबूल करता था। अब इस खंडर हो चुके टॉर्चर रूम में अतीक के वसूली वाले काले कारोबार से जुड़ी कई फाइलें पड़ी हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद प्रयागराज में उसके पुश्तैनी इलाके चकिया और कसारी मसारी में सन्नाटा पसरा हुआ है। चकिया से कसारी तक करीब हर 500 मीटर पर एक एक खंडरनुमा घर हैं। ये घर अतीक के गुर्गों के हैं, जिन्हें बुलडोजर से गिराया गया है। ये वो इलाका है जहां अतीक और अशरफ पैदा हुए, विधायक बने और दफनाए गए। यही की इलाहाबाद पश्चिमी सीट से अतीक 5 बार और अशरफ 1 बार विधायक चुना गया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर अतीक की हवेली नुमा पुश्तैनी मकान अब खंडर में तब्दील हो चुका है। अतीक का दफ्तर भी ध्वस्त हो गया है। ये वो दफ्तर है जो कार्रवाई के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिसे बुलडोज किया है, जिसका छज्जा गिराया गया है। ये वो प्रॉपर्टी है, ये वो इमारत है जिसको तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। ये तब हुआ जब अतीक अहमद के जो गुनाह थे उसके ऊपर जब लगातार शिकंजा कसता गया। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड में सबसे बड़ा एंगल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आ रहा है, यानी अतीक और अशरफ की हत्या सुपारी देकर करवाई गई है। पीछे जिन गैंग के नाम आ रहे हैं उनमें प्रयागराज का जैद गैंग, पश्चिमी यूपी का कुख्यात सुंदर भाटी गैंग और तीसरा कोई इंटरनेशनल माफिया है, लेकिन उसका नाम अभी सामने नहीं आया है। जैद अतीक का ही पुराना गुर्गा है। दुश्मनी होने से पहले तक जैद ही अतीक का पूरा काम देखता था। सुंदर भाटी गैंग पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा गैंग है और भाटी गैंग का अतीक के साथ प्रॉपर्टी विवाद हुआ था। इसलिए पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है कि तीनों हमलावरों को इनमें से किसी गैंग ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की सुपारी तो नहीं दी थी। लवलेश, सनी और अरुण ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर सटीक प्लानिंग के साथ अतीक और अशरफ को खत्म कर दिया था। अतीक अहमद अशरफ की हत्या का मास्टरमाइंड सनी था। सनी ने ही लवलेश और अरुण को हत्या के लिए विदेशी हथियार मुहैया करवाए थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि हिस्ट्री शीटर सनी सिंह जब हमीरपुर की जेल में बंद था, तब इसी जेल में बंद लवलेश तिवारी से उसकी दोस्ती हुई। जमानत पर छूटने के बाद दोनों आपस में मिले थे। लवलेश और अरुण एक दूसरे को पहले से जानते थे। लवलेश ने अरुण की मुलाकात सनी से करवाई थी। अतीक और अशरफ की हत्या से पहले ये तीनों प्रयागराज और सोनभद्र गए थे। पुलिस सूत्रों से खुलासा हुआ है कि अतीक और अशरफ की हत्या में इस्तेमाल हथियार मेरठ से लाए गए थे। सनी को 8 लाख रुपए की विदेशी पिस्टल करीब 5 साल पहले मुजफ्फरनगर के कुख्यात अपराधी और 1 लाख के इनामी बदमाश रहे रोहित सांडू ने दी थी। रोहित सांडू बदमाशों से भाड़े पर कत्ल करवाता था, लेकिन 4 साल पहले पुलिस एनकाउंटर में रोहित सांडू की मौत हो गई थी। अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां दागने वाला शूटर लवलेश का मध्य प्रदेश से कनेक्शन सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का लवलेश तिवारी मध्य प्रदेश के बालाघाट में रहकर अवैध रेत खदान कर चुका है। उसने अपनी फेसबुक आईडी से 30 मई 2021 से 22 जुलाई 2021 तक कुल 6 पोस्ट डाली हैं, जिसमें वो बालाघाट में दिख रहा है। रेत के अवैध खनन का काम करते वक्त लवलेश का वहां के ग्रामीणों से विवाद हो गया था, जिसके बाद वो बालाघाट से भाग गया था। अतीक और अशरफ को मारने के लिए हमलावर पिछले 3 दिनों से रेकी कर रहे थे। प्रयागराज के कॉलवन अस्पताल में भी अतीक और अशरफ के तीनों हथियारों ने रेकी की थी। पुलिस जांच में पकड़े गए तीनों आरोपियों का पिछले 3 दिनों का लोकेशन प्रयागराज में मिला है। पुलिस ने आरोपियों की कई सीसीटीवी फुटेज बरामद की है, जिसमें वो वारदात से पहले अस्पताल के आसपास घूमते दिख रहे हैं। मौत से पहले अशरफ ने सीजेएम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी में अशरफ ने साबरमती जेल से बाहर लाकर निकालकर हत्या की आशंका जताई थी। अशरफ ने प्रयागराज पुलिस से जान का खतरा बताया था। सूत्रों के मुताबिक अशरफ ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री के नाम भी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें 2 अधिकारियों का नाम लेकर हत्या की आशंका जताई थी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि अशरफ की चिट्ठी चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री तक पहुंची या नहीं, लेकिन जैसा अशरफ ने कहा वैसे ही उसका मर्डर हुआ। 28 मार्च को प्रयागराज से बरेली लौटते हुए भी अशरफ ने अपनी जान को खतरा बताते हुए एक अफसर का जिक्र किया था। किसी अधिकारी ने क्या कहा है? अधिकारी ने क्या कहा है? अधिकारी ने क्या कहा है? माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। किसने धमकी दी है और क्या धमकी दी है, एक बार बता दीजिए।
2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओ। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उनके आतंक की कहानियां सामने आ रही हैं। लोग अब हिम्मत करके बताने लगे हैं कि प्रयागराज में अतीक और अशरफ का कितना आतंक था। अतीक का आतंक आपने किस तरीके का देखा है? अरे बहुत ही खतरनाक आदमी था और उसके आतंक को तो पूरा शहर ही बयां कर रहा है। अब वसूली उनके जो छोटे मोटे आदमी रहते थे वो चाहे जिस दुकान पे पहुंच गए, जो सामान लेना है ले लिए, नाम ले लिया कि वहाँ से आए हैं, चकिया से आए हैं, तो नहीं पर्याप्त था। अगर आप उससे कहीं भी जुड़े हैं तो नहीं भी जुड़े हैं तो आप कुछ बड़ा काम कर रहे हैं तो उसके 4 गुर्गे पहुँच गए। अच्छा। अभी बहुत से लोग लूकरगंज में हैं, तमाम बड़े बड़े बंगले बिक गए, उसमें बिल्डिंगें बन गई, सब उसी की देन है। कोई अपनी खुशी से थोड़ा नहीं बेचा है। अब एक ऐसे परिवार का खुलासा सुनिए जिसकी दुकानों पर अतीक के गुर्गों ने कब्जा कर लिया था। जी घर से आए थे। अच्छा, हथियार वगैरह लेके आए थे? जी यही घर से आए थे, यही घर से पीछे से इन्होंने ले गए हैं। अच्छा। और ये वीडियो बना के जोर जबरदस्ती वीडियो बना के ताला भी बंद किया। ये तीनों दुकान है, इन्होंने तीनों दुकान कब्जा की है। अच्छा। ये अतीक अहमद के लोग हैं, ये खुद ही डरा धमका के बोलते थे हम अतीक के आदमी हैं और कब्जा दे दो, नहीं तो तुम्हारी बीवी को उठा लेंगे, नहीं ये कर देंगे, नाम चल के वो एग्रीमेंट कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तो कुछ पैसा भी दिया आप लोगों को एग्रीमेंट के लिए? हाँ, पैसा दिया इन्होंने। कितना दिया? 15 लाख दिया चेक से और इन्होंने फिर बाद में कैश हमसे ले लिया। कितना पैसा लिया? 13 लाख रुपए। अतीक के अंत के बाद उसके गुर्गों के आतंक की कहानियां भी सामने आने लगी हैं। देखिए प्रयागराज में जिसकी जमीन पर अतीक के गुर्गों ने कब्जा किया, आज वो क्या कह रहे हैं। की हत्या कर दी गई है, उसके बाद भी क्या आतंक शांत होगा? क्योंकि जब एक बीज बोया जाता है, अतीक अहमद का बोया हुआ बीज यानी उनके जो गुर्गे हैं वो अपने आप में पेड़ बन चुके हैं। अतीक और उसके गुर्गे जोर जबरदस्ती लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। एक ऐसे ही परिवार की कहानी आपको सुनाते हैं जिसके मुखिया को अतीक ने गायब करवा दिया था। मतलब ये जो इलाके में सारी जमीन है ना, वो किसी सोसाइटी, हाँ 12.5 बीघा, वो उन लोगों ने फर्जी नाम पे ले ली। हाँ, फर्जी नाम पे। और फिर मेरे पति नहीं आए। प्रयागराज के झालवा गांव की जयश्री ने भी अतीक की धोखाधड़ी मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है। जयश्री ने कहा कि अतीक ने उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया था, अब उन्हें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। अब सरकार से ही मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझको इंसाफ दिला दे, यही मैं कहना चाहती हूँ और भरोसा है। अतीक न सिर्फ रंगदारी वसूलता था बल्कि जो जमीन उसे पसंद आ गई उसे हड़प लेता था। प्रयागराज के सुनील शुक्ला की जमीन बेनीगंज में थी। अतीक ने अपने गुर्गे भेजकर सुनील शुक्ला और उसके परिवार के लोगों को धमकाया। इस दौरान 50 राउंड फायरिंग भी की थी। सुनील शुक्ला की कोरोना से मौत हो चुकी है। परिवार वाले अभी भी मुकदमा लड़ रहे हैं। देखिए, हमारी एक जमीन थी सुलेनसराय में, उससे संबंधित मामले थे तो जो उसको कब्जा करना चाहते थे, तो इसलिए जो है हमारे हमला किए थे हमारे। इसी तरह प्रयागराज के जगदीश प्रसाद को भी अतीक अहमद ने धमकाया था। उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए रोजाना अतीक के भेजे गुंडे उनके परिवार को डराते थे। इतना ही नहीं, जगदीश प्रसाद के विकलांग होने के बावजूद उन्हें कई बार पीटा गया। और ऐसे लोग 10-12 लोग जो थे ऐसी बंदूक ताने के साथ कि जैसे कश्मीर में टेररिस्ट को हम लोग टीवी पे देखते हैं, बंदूक ताने खड़े हो गए हैं। माफिया अतीक अहमद के साथ अब इटली के बेरेटा पिस्टल का राज भी दफन हो गया है। पूछताछ के दौरान अतीक अशरफ से जब असलहों के बारे में सवाल किए गए थे तब उसने कई जानकारी दी थी। उसने बताया था कि उमेश की हत्या के लिए उसने बेरेटा पिस्टल के लिए 40 लाख रुपए दिए थे। सूत्रों के मुताबिक पिस्टल एक असला तस्कर के जरिए मंगाई गई थी। अतीक अहमद की निशानदेही पर चकिया के जंगलों में जिस तरह कई हथियार और पाकिस्तानी कारतूस बरामद हुए थे, वैसे ही इटली की पिस्टल भी बरामद हो सकती थी। लेकिन अब अतीक के बेरेटा पिस्टल का राज ही रह गया है। अतीक अपना साम्राज्य हर जगह फैलाना चाहता था। अतीक ने लखनऊ में एक बड़े व्यापारी की जमीन पर नजर डाली, लेकिन अतीक के इस मंसूबे पर पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे ने पानी फेर दिया। कब और कैसे, ये बात खुद राजेश पांडे ने बताई। वहाँ के लोगों से पूछिए, आप जो करेली में हैं, खुल्दाबाद में हैं, चकिया में हैं, धूमनगंज में हैं, वहाँ के लोगों से पूछिए। अगर आप लखनऊ जाइए, कौन बचा है जिस पर उंगली रख दी वो ज़मीन, और इस ज़मीन के धंधे में ही उसका झगड़ा शुरू हुआ। जो रास्ते में आता गया उन सबको निपटाया उसने, जो रास्ते में है। अतीक अपने पिता को भी नेता बनाना चाहता था। इसके लिए अतीक ने काफी कोशिश भी की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन प्रयागराज के माफिया चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक ने अपने परिवार के हर सदस्य को राजनीति में उतार दिया। हम चांद बाबा करता था। 89 में जब इलेक्शन में दोनों आमने सामने हुए,
यही झगड़ा था कि तुम कैसे ज़मीन पे कब्जा करोगे जब हमारा इलाका है तो। और फिर उससे गोलियां चली, उसकी हत्या हुई, ये जीत कर विधायक हो गया। और फिर अपने फादर को उसने लॉन्च किया 2003 में। एक सरफराज नाम के आदमी को गोली मारी गई, मर गया, जिसमें इसके फादर गए थे। उनके आसपास भी भीड़ लगने लगी कि अरे ये भी हमारा काम करा सकते हैं। अतीक और अशरफ पूरी तरह से बेलगाम हो चुके थे। उनके दिल में पुलिस और कानून का जरा भी खौफ नहीं था। छोटी से छोटी बात पर लोगों की हत्या कर देते थे। अब सुनिए अशरफ ने कैसे सिर्फ गलत जगह कार पार्क करने पर जान ले ली थी। हत्या अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ द्वारा की जाती है अपने साथियों के साथ। मैं उस समय अपने क्षेत्र में ही था, खबर मिली कि जो है बुलाया गया, मैं भी आया। ये ज्ञात हुआ कि अशरफ ने मारा है। अतीक हत्याकांड को लेकर पहली बार TV9 भारतवर्ष पर आए यूपी STF के DIG अनंत देव। उन्होंने अतीक के शूटर गुड्डू मुस्लिम के पुलिस का मुखबिर होने को गलत बताया और दावा किया गुड्डू मुस्लिम की कई लोकेशंस का पता चला है। बहुत जल्द शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम पकड़े जाएंगे। जब से ये वांछित हुई हैं तब से गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम, शाबिर और अरमान ये भी लगातार अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को हुआ था। अतीक के पिता हाजी फिरोज तांगा चलाते थे। अतीक का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। वो 10वीं में फेल हो गया। इसके बाद वो इलाके के बदमाशों की संगत में आ गया। पैसों की खातिर उसकी जुर्म की दुनिया में एंट्री हुई। इसके साथ ही वो मारपीट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसे काम करने लगा। जब अतीक अहमद सिर्फ 17 साल का था तब उस पर हत्या का आरोप लगा था। 44 साल तक दहशत कायम करने वाले माफिया अतीक ने बेहिसाब दौलत जमा की थी। अपने आखिरी चुनावी हलफनामे में अतीक ने 25 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा किया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ही अतीक की 11,000 करोड़ यानी 110 अरब रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी या तो जमींदोज की जा चुकी है या जब्त की गई है। अभी भी पुलिस और प्रशासन की तरफ से अतीक की बेहिसाबी संपत्तियों का हिसाब लगाने का काम चल ही रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी अतीक का अवैध साम्राज्य था। शाहीन बाग, ओखला, जामिया नगर समेत दिल्ली के कई इलाकों में अतीक की करोड़ों की प्रॉपर्टी है। दिल्ली में अतीक अहमद के पास रिहायशी और कमर्शियल दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी थी। नोएडा में भी अतीक की बेनामी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का पता चला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अतीक की इस बेहिसाब संपत्ति और इस अवैध साम्राज्य का मालिक कौन होगा। अतीक की पत्नी शाइस्ता भी उमेश पाल मर्डर केस में नामजद है, लेकिन वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई है। फरार शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने प्रयागराज में मरियाडीह में छापेमारी की। इसके अलावा भरेटा गांव में कई थानों की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। इतना ही नहीं, शाइस्ता की तलाश में STF की एक टीम कोलकाता भी गई हुई है। इस बीच शाइस्ता परवीन की 3 चिट्ठी सामने आई हैं, जिसमें से 2 चिट्ठी शाइस्ता ने यूपी CM योगी आदित्यनाथ को लिखी है, जबकि एक चिट्ठी चीफ जस्टिस को लिखी है। शाइस्ता ने दोनों चिट्ठियों में अपने परिवार के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का जिक्र किया है। 27 फरवरी को शाइस्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी चिट्ठी में लिखा था, जब से बहुजन समाज पार्टी से मुझे प्रयागराज से महापौर का प्रत्याशी घोषित किया गया, तब से यहाँ एक स्थानीय नेता, आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री ने महापौर पद अपने पास रखे रहने के लिए हम लोगों को चुनाव से दूर रखने की साजिश रचना शुरू कर दिया और उसी साजिश के परिणाम स्वरूप एक ऐसे व्यक्ति की हत्या करवाई गई, जिसकी हत्या का आरोप मेरे पति पर लगना अवश्यंभावी था। मेरे पति और मेरे देवर के पास उनकी हत्या करवाने का कोई मकसद नहीं था। ये एक गंभीर साजिश है, जिसका पर्दाफाश स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच से ही संभव है। इसके अलावा शाइस्ता परवीन ने 1 मार्च को मुख्यमंत्री योगी को एक और चिट्ठी लिखी थी, जिसमें फिर उसने साजिश का जिक्र करते हुए लिखा था, उमेश पाल की हत्या के बाद मुझे मेरे बेटों, पति और देवर अशरफ को मुजरिम बना दिया गया। मेरे 2 नाबालिग बेटों को मेरे घर से पढ़ाई करते वक्त पकड़ लिया गया, जो आज तक लापता हैं, जिनको अदालत में पेश नहीं कर रहे हैं। प्रार्थनी को जब ये पता चला कि उसे FIR में नामजद कर दिया गया, तो वो भी कानूनी सलाह के लिए घर छोड़कर चली गई। 26-27 फरवरी आधी रात को पुलिस घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गई और 1.5 लाख रुपए नकद और 7 लाख के जेवर उठा ले गई और मुझे और मेरे बच्चों को फंसाने के लिए घर में अवैध असलहे रख दिए। ये सारी कार्रवाई मुझे राजनीति से दूर करने के लिए की जा रही है। अतीक की जुल्म की कहानी काफी खौफनाक है। अतीक की दहशत के खात्मे के बाद उसके सताए लोग अब खुलकर बोल रहे हैं।
प्रयागराज के जीशान ने बताया है कि उसने जब प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था तब अतीक के गुर्गों ने डरा धमकाकर एक जमीन को अतीक की बीवी शाइस्ता के नाम करा दिया था। गिरने के बाद ये सब घेर के तमंचे, पिस्टल, राइफल, बहुत सारे असलहे लिए थे। सब ये मेरी बॉडी पे ऊपर से नीचे तक लगा देते हैं। फिर उसके बाद जो है जब फिर अली अतीक कहता है कि लो अब्बा से बात करो, तो मैं उस समय तो ऐसे भय का माहौल तो मुझे करना ही पड़ता। जीशान ने यह भी बताया कि जब उसने जमीन देने से मना कर दिया था तो अतीक के गुर्गों ने पहले उसके रिश्तेदारों को मारा पीटा, फिर हथियारबंद अतीक के गुर्गे जीशान के घर में जा घुसे थे। उस दौरान डराने धमकाने के लिए बम फेंके थे और गोलियां भी चलाई थी। अतीक हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपी जब गोली बरसा रहे थे, इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था। जख्मी सिपाही का नाम मान सिंह है, जिसके पैर में गोली लगी थी। मान सिंह का इलाज चल रहा है। इस बीच गोली को जांच के लिए फॉरेंसिक विभाग भेज दिया गया है। 44 साल तक अतीक ने खौफ का साम्राज्य चलाया। खासतौर से प्रयागराज में उसने खूब दहशत फैला रखी थी। जब चाहे किसी को मार दे, किसी की जमीन हड़प ले। अतीक के सताए हुए कमलेश त्रिपाठी बताते हैं, अतीक ने उनकी जमीन जबरन हड़प ली। जब वो शिकायत करने पुलिस के पास गए तो पुलिस ने अतीक का नाम सुनकर कमलेश त्रिपाठी को वापस लौटा दिया। बैठे थे, उनके नाम से सब कांपते थे जी। हम गए, आईजी, डीआईजी सगल गए, सबको एप्लीकेशन दिए, गए जहाँ देखे अतीक का मामला रख बैठा। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को कॉल्विन अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसमें 24 घंटे पहले हमलावर अस्पताल की रेकी करते दिख रहे हैं। पुलिस इससे अंदाजा लगा रही है अतीक और अशरफ को कॉल्विन अस्पताल में मारने की प्लानिंग हमलावरों ने की थी। जिस वक्त मेडिकल कराने अतीक अशरफ को लाया जाएगा तभी हमला किया जाएगा, और हुआ भी ठीक वैसा ही। कॉल्विन अस्पताल के गेट पर कातिलों ने अतीक और अशरफ को भून डाला था। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अतीक अहमद, उसकी पत्नी और बेटे असद दिख रहा है। आपको बता दें, अतीक के मर्डर से एक दिन पहले यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम को मार गिराया था। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच करने वाली एसआईटी की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। एसआईटी की टीम ने अतीक अशरफ हत्याकांड की तह तक जाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। एसआईटी अब अतीक अशरफ की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज करेगी। कॉल्विन अस्पताल में हत्याकांड का सीन भी रिक्रिएट होगा। अतीक और अशरफ जैसे माफिया को खुलेआम मारने वाले लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य की जान को खतरा है। यूपी की जेलों में अतीक की गैंग से जुड़े अपराधी बंद हैं। अतीक के 3 कातिलों पर जेल में हमला हो सकता है, इसलिए तीनों को प्रतापगढ़ जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। तीनों की 24 घंटे निगरानी के लिए 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रतापगढ़ के एसपी और कलेक्टर ने भी जेल का जायजा लिया। आज प्रयागराज में बमबाजी हुई। कटरा इलाके में 5 बम फटे। प्रयागराज पुलिस ने कहा है कि इस घटना का अतीक अहमद और उसके वकील दयाशंकर मिश्र से कोई संबंध नहीं है। 2 गुटों के बीच हुए झगड़े के बाद बमबाजी की घटना हुई थी। जो अतीक अहमद के वकील हैं दयाशंकर मिश्रा, उनके ऊपर जो बम फेंके जाने की या बम से हमले की जो सूचना है वो पूर्णतया असत्य व निराधार है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC ने पुलिस हिरासत में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में संज्ञान लिया है। NHRC ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। अशरफ की हत्या के बाद उसके रिश्तेदार और गैंगस्टर सद्दाम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी की बरेली पुलिस ने अशरफ अहमद के साले सद्दाम पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया है। सद्दाम पर पहले 25,000 का इनाम था। सद्दाम थाना बिथरी चैनपुर और थाना बरादरी में दर्ज 2 मुकदमों में फरार है। अतीक और अशरफ के अंत के बाद भी यूपी में माफियाओं पर एक्शन नहीं रुकेगा। योगी सरकार ने माफियाओं की नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भदोई का विजय मिश्रा माफिया नंबर 1 है, तो सहारनपुर का हाजी इकबाल दूसरे, तो विनोद शर्मा 5वें नंबर पर है। अतीक अशरफ हत्याकांड पर पहली बार बोले सीएम योगी। कहा, जो पहले यूपी के लिए संकट थे, अब वो खुद संकट में है। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है।